ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफी सारे जो टॉपिक थे इसके कवर कर लिए थे। जैसे हमने देख लिया था कि भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखा था और उसके कुछ कंसेप्ट को भी समझा था। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी। L यहाँ पर पेंडुलम का लेंथ, G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम देख रहे थे कि जो T है वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और G के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो देखा था कि जैसे अगर लेंथ बढ़ती है पेंडुलम की तो टाइम पीरियड भी बढ़ता है, और टाइम पीरियड के बढ़ने का मतलब पेंडुलम धीमा चलता है। इसलिए हमने देखा था कि समर में गर्मी के टाइम पीरियड में पेंडुलम की लेंथ बढ़ जाती है और घड़ी स्लो हो जाती है ना। और विंटर में लेंथ घट जाती है तो घड़ी फास्ट हो जाती है ना। ये कंसेप्ट भी समझा था। अच्छा, अगर सीधा सीधा कोई कहे कि किसी पेंडुलम की लेंथ में हम 16 टाइम्स का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो बताओ उसके टाइम पीरियड में कितने टाइम का इंक्रीमेंट होगा? उसके टाइम पीरियड में 16 टाइम का इंक्रीमेंट होगा। भाई T इज इक्वल टू रूट ऑफ L है, रूट ऑफ L है। अगर मैं L की जगह 16 रखूंगा तो T पर क्या, T की वैल्यू हो जाएगी 4, है ना। तो यहाँ भी ये बात भी ध्यान रखना कि ये स्क्वायर रूट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो अलग बात है, लेकिन स्क्वायर रूट में। तो अब बता फिर से, अगर किसी पेंडुलम के लेंथ में मैं 25 टाइम का इंक्रीमेंट करूंगा तो टाइम पीरियड में कितने टाइम्स का इंक्रीमेंट होगा? 5, है ना, 5। अगर किसी पेंडुलम के लेंथ में मैं 64 टाइम का डिक्रीमेंट कर रहा हूं, 64 टाइम उसे छोटा कर दे रहा हूं, तो उसके टाइम पीरियड में कितनी डिक्रीमेंट होगी? 8 टाइम। ठीक है, 8 का डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल पूछ देता है डायरेक्टली कि लेंथ में कितने टाइम्स का इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ, तो बताओ टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं ग्रेविटी का किस तरीके से असर पड़ेगा। ऑलरेडी हम लोगों ने ग्रेविटी के बारे में सारा कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। ग्रेविटी कहाँ पर ज्यादा होती है, कहाँ पर कम होती है ना? ये हमारा अर्थ है। अर्थ का मैं इसको सॉलिड बना देता हूँ, नहीं लगेगा कि सॉलिड। अर्थ का ये क्या है? ये सरफेस या जिसको हम कहें क्रस्ट कहते हैं तो भूगोल की भाषा में, लेकिन यहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में सरफेस कहेंगे। और ये है उसका सेंटर से जो लाइन पास होती है उसे हम कहते हैं इक्वेटर। और यहाँ ऊपर की साइड पोल। तो हम सरफेस पर अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो हमें अर्थ का रेडियस छोटा हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर G पोल पर बढ़ने लगती है और इक्वेटर पर G घटने लगती है। तो बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी। तो बताओ अगर मैं इक्वेटर पर रहूंगा तो पेंडुलम के लेंथ या नहीं, पेंडुलम के टाइम पीरियड, अभी यहाँ लेंथ भूल जाओ, पेंडुलम के टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा? इक्वेटर पर पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर G घट रहा है तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और टाइम पीरियड बढ़ रहा है इसका मतलब पेंडुलम इक्वेटर पर धीमी गति से चलेगा या फास्ट? टाइम बढ़ रहा है तो पेंडुलम धीमा चलेगा। वहीं जैसे मैं पोल पर चला जाऊंगा, पोल पर जाने पर वहां पर टाइम क्या होगा? टाइम घटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी ज्यादा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ इनवर्सली रिलेशन है, जहाँ ग्रेविटी बढ़ेगी टाइम पीरियड घटेगा, और ग्रेविटी
घटेगी टाइम पीरियड बढ़ेगा। यहाँ पोल पर टाइम पीरियड घट रहा है, इसका मतलब हमारा जो पेंडुलम है वो फास्ट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, और यहाँ पर स्लो हो जाएगा। तो एक ग्रेविटी से ये कंसेप्ट पूछ सकता है कि पोल पर जाने पर पेंडुलम के टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आएंगे, या इक्वेटर पर होने पर पेंडुलम के टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आएंगे, है ना। ओके, दूसरी चीज समझते हैं। धरती सॉलिड कर देता हूं उसको, ठीक है। उसके बाद ये है इसका सेंटर धरती का, और हम ये ले लेते हैं हमारा एटमॉस्फेयर है ऊपर, ठीक है, एटमॉस्फेयर। फिर मैं क्या करता हूँ कि धरती को छेद करके इसके सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। तो हमने ये भी कंसेप्ट पढ़ा है, जब हम लोग धरती में होल करके उसके सेंटर की तरफ बढ़ते हैं तो बताओ यहाँ पर ग्रेविटी बढ़ती है या घटती है। ग्रेविटी घटती है ना, ग्रेविटी घटती है। तो जब यहाँ पर ग्रेविटी घटेगी तो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। और जो पेंडुलम है स्लो होगा या फास्ट, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो पेंडुलम स्लो हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही जब हम इसके सरफेस को छोड़कर ऊपर की साइड जाएंगे, ऊपर यानी अंतरिक्ष की तरफ जाने लगेंगे, अंतरिक्ष की तरफ, तब ऐसी सिचुएशन में ग्रेविटी बढ़ेगी या घटेगी। ऊपर जाएंगे स्पेस में तो ग्रेविटी बढ़ेगी, ऊपर जाने पर ग्रेविटी कम होगी, और ग्रेविटी कम होगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और यहाँ पर जो पेंडुलम होगा उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो सोचो कि अगर ये ग्रेविटी कहीं पर जीरो हो जाए, ठीक है, ग्रेविटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ग्रेविटी अगर कहीं पर जीरो हो जाए, ठीक है। अब देखो, जब अगर ग्रेविटी जीरो हो जाएगी तो किसी भी क्वांटिटी को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमें अनंत यानी इनफाइनाइट देता है ना। हमें क्या मिलेगी, इनफाइनाइट, यानी टाइम पीरियड, ऐसी सिचुएशन में टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। और जो हमारा पेंडुलम रहेगा, जैसे कि ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये अगर इधर चला गया है तो इधर ही रह जाएगा, ये कभी अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड इनफाइनाइट चला गया है और उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो पता नहीं कब आएगा वापस। पेंडुलम जहां रहेगा वहीं पर रह जाएगा, ये कभी अपना एक ऑसिलेशन पूरा नहीं कर पाएगा। समझ में? हाँ, सेंटर में, अर्थ के सेंटर में चले जाओ, पेंडुलम जहां है वहीं रह जाएगा, वो वापस से नहीं मूव कर पाएगा। स्पेस में चले जाओ, पेंडुलम जहां पर रहेगा वहीं पर रह जाएगा, ठीक है, वो कहीं मूव ही नहीं कर पाएगा, अपने पोजीशन पर आ ही नहीं पाएगा कभी वापस से, ठीक है। ये ग्रेविटी का कंसेप्ट समझ में आ गया। ओके, अब देखो हम एक कंसेप्ट समझते हैं कि सेकेंड पेंडुलम किसे कहते हैं, ठीक है। सेकेंड पेंडुलम, जिस किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड, जिस किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, उसे हम सेकेंड पेंडुलम कहेंगे। इसमें कंडीशन क्या है, टाइम पीरियड 2 सेकेंड होना चाहिए, उसे हम सेकेंड पेंडुलम कहेंगे। 2 सेकेंड है यानी दे दिया है, मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट है। तो कोई भी अगर पेंडुलम है जो 2 सेकेंड में अपना एक ऑसिलेशन पूरा कर ले रहा है, उसे हम सेकेंड पेंडुलम कहेंगे, ठीक है, सेकेंड पेंडुलम कहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में पूछ सकता है कि अच्छा बताओ सेकेंड पेंडुलम का लेंथ कितना होगा, ठीक है, सेकेंड पेंडुलम का लेंथ कितना होगा। तो हम निकाल सकते हैं टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी, ठीक है। टाइम पीरियड दिया है यहाँ पर 2 सेकंड, मैं 2 रख देता हूँ, इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी। 2 से 2 कैंसल, इस पाई को इस साइड लाएंगे
यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/पाई इज इक्वल टू रूट ऑफ एल बाई जी। ठीक है, रूट ऑफ एल बाई जी। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/पाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एल अपॉन जी, एल बाई जी। पाई की वैल्यू होती है 3.14, 3.14। मैं यहाँ पर रख देता हूँ 3.14 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल अपॉन जी। जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 रख देता हूँ। अब जब 3.14 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू भी 9.84 के आसपास आएगी। तो हम यहाँ से रफली 9.8 को कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और हमारे जो एल की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 मीटर। यानी सेकेंड पेंडुलम की कंडीशन में पेंडुलम का लेंथ कितना रहेगा, 1 मीटर, 1 मीटर। तो सेकेंड पेंडुलम किसे कहते हैं, समझ में आ गया। हमने निकाला है लेंथ, वहां पर तुम्हें दिया रहेगा क्वेश्चन में कि सेकेंड पेंडुलम का लेंथ कितना होगा। तो तुझे जब सेकेंड पेंडुलम का कंसेप्ट पता ही नहीं रहेगा तो तू एल निकालेगी कैसे, क्योंकि तेरे पास टाइम का फॉर्मूला है। वो पूछ रहा है सीधा सेकेंड पेंडुलम का लेंथ कितना होता है, ना तुझे टाइम पीरियड पता रहेगा, और जी तो तू पता रहेगा कि हाँ 9.8 होता है, लेकिन कितना रखना है, 9.8 रखूं या 10 रखूं, इसका भी क्लियरेंस नहीं होगा। तो हमेशा सेकेंड पेंडुलम की सिचुएशन में कंडीशन याद रखना है, जिस किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है उसे ही हम सेकेंड पेंडुलम कहते हैं। समझा। तो हमें टाइम पीरियड मिल जाता है कैसे, इस कंडीशन के बेसिस पर। किसी भी पेंडुलम का अगर टाइम पीरियड 2 सेकेंड है तो उसे ही सेकेंड पेंडुलम कहेंगे। तो क्वेश्चन में अगर सेकेंड पेंडुलम दे दिया है तो हमें टाइम पीरियड कितना ले लेना है, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड सीधा, और 2 सेकेंड करके रख देंगे तो वैल्यू हमारा आ जाएगी, एल की वैल्यू 1 मीटर आ जाएगी। चाहिए तो उसको याद कर लो कि सेकेंड पेंडुलम की सिचुएशन में लेंथ 1 मीटर होती है और टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है। या ऐसे दे दे कि 1 मीटर लेंथ वाली सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा। समझ में क्या 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 दे देगा, 1 मीटर लेंथ वाली सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। तो यहाँ पर वर्डिंग क्या याद रखना है, ये सेकेंड पेंडुलम कह रहा है क्या, सेकेंड पेंडुलम कह रहा है क्या। जैसे ही सेकेंड पेंडुलम कहेगा तो हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। इतना क्लियर, बहुत। चलो एक काम करते हैं, कुछ और कंसेप्ट समझते हैं। देखो मैं पेंडुलम बनाता हूँ, पेंडुलम। अच्छा, पेंडुलम की लंबाई कहाँ से मेजर करी जाती है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये पेंडुलम मान लो यहाँ तक गया, यहाँ तक मूव किया इधर, और इधर यहाँ तक मूव। ठीक है, पेंडुलम को हमने मूव करवाया, ये यहाँ से उठकर यहाँ तक गया, फिर वापस से आया और यहाँ से उठकर यहाँ। ठीक है, अब यहाँ हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। अच्छा समझो कि जब पेंडुलम यहाँ पर रुका हुआ था इनिशियल पोजीशन में, इसकी इनिशियल पोजीशन को हम क्या कहते हैं, मीन, मीन पोजीशन, है ना, मीन पोजीशन। अपनी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं हम, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। अच्छा, जब इसने एम्पलीट्यूड तय किया यहाँ से यहाँ तक गया, तो मतलब इसने अपना एक डिस्प्लेसमेंट तय किया। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि इस पॉइंट वन पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा या मिनिमम, मैक्सिमम होगा ना। डाउट में क्यों बोल रही हो, सिंपल सी बात है कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम दूरी को हम एम्पलीट्यूड
एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो भाई कह तो रहे हैं स्टेटमेंट में कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम दूरी यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो अगर कोई पूछ लिया तो बताओ ऐसा डायग्राम बना के नंबर 1 कि एक पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। अच्छा बताओ ये यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए पहले इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी, और वेलोसिटी जाते 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 एक ऐसा पोजीशन है जहां पर वेलोसिटी 0 हो गई और यहाँ से वो वापस रिटर्न आ गया, है ना। तो अगर मैं कहूं कि एक नंबर इस फर्स्ट पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम, मिनिमम या 0, वेलोसिटी कैसे मैक्सिमम होगी, यहाँ पर जाके तो ये रुक जाता है। तो जब कोई भी वस्तु है अगर वो कहीं रुक जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। कम क्या का मतलब होता है, वो रुक थोड़ी रहा है, रुक गया है ना। वेलोसिटी 0 हो जाएगी तभी तो रुकेगा। अगर इसके पास वेलोसिटी रहती तो ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता था, लेकिन इसके पास वेलोसिटी थी ही नहीं, इसलिए यहीं से रिटर्न आ गया, है ना। तो यहाँ पर अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाने पर या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर जाने पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है ना, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो इस हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अरे हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला है, वैल्यू क्या होगी उसकी, मैक्सिमम, मिनिमम, 0, 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई है, वेलोसिटी 0 हो गई है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ओके, अब अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया है तो हमने जब एनर्जी पढ़ रहे थे तो हमने पूछा था कि भाई, पढ़ा था कि भाई टोटल या मैकेनिकल एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी कैसे मिलकर बनती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो हमने देखा था कि जब कभी काइनेटिक एनर्जी 0 होती है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और जब कभी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, है ना। तो बताओ यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट पूछ रहा है कि बताओ यहाँ पर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम, मिनिमम या 0। तो देखो, ठीक है, अभी समझना ध्यान से। ये जो बॉब था, बॉल था, अगर मैं इसको बॉल कहूँ या बॉब कहूँ, ये यहाँ तक पहुंच पाया क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन इसमें कंटिन्यूस वृद्धि कर रहा था, वेलोसिटी को बढ़ा रहा था, बढ़ा रहा था, बढ़ा रहा था, इस पॉइंट पर पहुंचा और यहाँ एक्सेलरेशन अधिक था। एक्चुअली में पेंडुलम में एक कंडीशन होता है, ये बात अभी मैं समझा देता हूँ ताकि ज्यादा सोचना ना पड़े। पेंडुलम में एक कंडीशन होता है कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट is directly proportional to acceleration, but in opposite direction is opposite, direction is opposite। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कंडीशन किसके लिए है, पेंडुलम के लिए है। इन पेंडुलम डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, यानी जितना डिस्प्लेसमेंट, अगर पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, लेकिन वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उल्टा होगा। अभी समझो, जैसे यहाँ से 0, मैं यहाँ हमने देखा कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यानी एक नंबर पर इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, लेकिन ये एक्सेलरेशन ना इसे नीचे की तरफ ढकेलने की कोशिश करेगा, तभी तो ये यहाँ से वापस लौट करके आया होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। कितना क्लियर है। अच्छा,
जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो पूछता है बताओ फोर्स क्या होगा। फोर्स फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो फोर्स मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, कितनी सारी चीजें, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 पॉइंट याद रहेंगे। हाँ ठीक है, यहाँ पर स्टार मार देता हूँ, यहाँ पर के लिए 6 पॉइंट याद। अच्छा बताओ, जो सिचुएशन यहाँ होगी सेम सिचुएशन तो यहाँ पर भी होगी, तो क्या मुझे इधर के लिए अलग से लिखने वाली कोई बात है? नहीं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अलग होगी, है ना, यहाँ पर सिचुएशन अलग होगी। अब समझो यहाँ पर सिचुएशन क्या अलग होगी, तो भाई जब ये अपने मीन पोजीशन पर था तो बताओ क्या इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट था? डिस्प्लेसमेंट नहीं था, डिस्प्लेसमेंट नहीं था, यानी यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो था। बताओ जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर एक्सेलरेशन 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 जीरो होगा। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स क्या होगा? फोर्स भी जीरो होगा, फोर्स भी जीरो होगा। बताओ जब फोर्स जीरो हो जाएगा, तीन चीजें तो हमने कंसेप्ट से समझ लिया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो। अब बच गया वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। एक बात बताओ, इस पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था, काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब यहाँ से जब ये आने लगेगा तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होने लगेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगा। यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा जो इसको यहाँ तक लेकर जाएगा, है ना। तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी ऐसे मिनिमम होगा यार, अभी तो समझाया, यहाँ आ रहा था आ रहा था आ रहा था आ रहा था, यहाँ पर मैक्सिमम होगा और यही मैक्सिमम एनर्जी इसको आगे तक लेकर के जाएगा, समझा। तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। यहाँ देखो मिनिमम मिनिमम का कोई कंसेप्ट नहीं है, या तो मैक्सिमम होगा या तो जीरो होगा, ठीक है। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुआ मतलब इसके अंदर वेलोसिटी है और वेलोसिटी भी क्या होगी? मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशन, एक मीन पोजीशन पर और एक हाईएस्ट पोजीशन पर पेंडुलम में क्या क्या पॉइंट की वैल्यू क्या क्या होगी, समझ में आ गया? ठीक है, इसको पहले ध्यान से देख लो, फिर मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं और वहां पर पूछूंगा, मुझे बताना, ठीक है। ध्यान से देख लिया, कंसेप्ट पर ध्यान देना, बाकी कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। पूछू? ठीक है, चलो ये मैं बनाता हूं बॉब पेंडुलम। ये पेंडुलम गया यहाँ पर और ये, बताओ, ये मैं पोजीशन 1 लिखता हूँ, ये पोजीशन 1, पोजीशन 1 पर फोर्स क्या होगा? फोर्स जीरो। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी जीरो। वेलोसिटी मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम। ओके, बहुत बढ़िया। बताओ डिस्प्लेसमेंट जीरो। यहां पर बताओ काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी
मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गया। बताओ गर्मी के टाइम पीरियड में पेंडुलम की स्पीड धीमी हो जाती है या बढ़ जाती है? धीमी हो जाती है। ठीक है, एकदम परफेक्ट। ऐसे ही याद रखना कि गर्मी में लेंथ बढ़ जाता है, टाइम ज्यादा लेता है, मतलब वो स्लो चलने लगता है। ठीक है, ऐसे कंसेप्ट एकदम याद रहेगा। अच्छा, धरती के कोर में जाने पर, धरती के कोर में जाने पर टाइम पीरियड बढ़ता है या घटता है? टाइम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कोर की तरफ जाने पर ग्रेविटी कम होने लगती है और टाइम बढ़ने लगता है, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? √L/g। अच्छा बताओ, सेकेंड पेंडुलम में लेंथ कितनी होती है? लेंथ 1 मीटर। ठीक है, लेंथ 1 मीटर और टाइम 2 सेकेंड। 2 सेकेंड। इतनी चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। बताओ, एक ऑसिलेशन में पेंडुलम कितने एम्पलीट्यूड कंटेन करता है? 4 एम्पलीट्यूड। 4 एम्पलीट्यूड। अच्छा ठीक है, अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूं और मुझे इसमें बताना कि क्या होगा। ठीक है, जैसे ये है थ्रेड, थ्रेड से मैंने एक मटका लटका दिया, मटके में मैंने भर दिया पानी और इस मटके में मैंने कर दिया एक छोटा सा होल। होल कर देता हूँ, यहाँ होल, और यहाँ से कंटिन्यूअसली पानी गिर रहा है, गिर रहा है। तो बताओ, लास्ट में जब पानी खत्म हो जाएगा तो इस मटके का, या ये एक तो पेंडुलम की तरह करेगा कि नहीं करेगा? पहली बात करेगा। तो बताओ, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आएगा? टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा? ओके, क्या घटता जाएगा? मैं फास्ट या स्लो की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा? जब खाली हो जाएगा तो टाइम पीरियड घटेगा। ठीक है, टाइम पीरियड घटेगा। कैसे घटेगा? अच्छा, अभी मैं लेंथ कहाँ रखूं? मतलब लेंथ कहाँ से कहाँ कंसीडर? मैं 3 पॉइंट दे रहा हूँ, 1 2 3। मैं लेंथ कहाँ तक कंसीडर करूंगा? 2 तक, है ना? यहाँ से यहाँ तक 2 तक। अब आगे चल करके कुछ टाइम बाद ये जो घड़ा है इतना हो गया। अब बताओ, इसका लेंथ अब 2 पर ही रहेगा या नीचे आएगा? 2 से 3 के बीच में हो जाएगा, 2 से 3 के बीच में हो जाएगा, है ना? यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमेशा वेट की तरफ शिफ्ट होते जाता है। अब लेंथ और बढ़ गया। जब लेंथ बढ़ गया तो यानी ये धीरे 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 क्या हो रहा है? टाइम पीरियड इसका बढ़ रहा है ना? बढ़ रहा है। लेकिन धीरे 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 ये जब मटका एकदम खाली हो जाएगा, जब मटका खाली हो जाएगा तब वापस से इसका जो सेंटर ऑफ मास है कहाँ आ जाएगा? अपने इनिशियल पोजीशन में, बीच में, अपने इनिशियल पोजीशन बीच में, यानी इसी 2 नंबर पर। तब हम लास्ट में देखेंगे तो इस पेंडुलम का लेंथ उतना ही रहेगा जितना पहले था। ठीक है, यानी कि पहले लेंथ इसका बढ़ेगा और फिर बाद में घटेगा
और एकदम स्टार्टिंग में सेम हो जाएगा, है ना। तो अगर हम ये कहें कि टाइम और इधर लेंथ करें तो लेंथ पहले बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर एक समय आएगा वहां से घटेगा घटेगा और कुछ टाइम पीरियड में सेम हो जाएगा जहां पर पहले था, है ना। इतना क्लियर हुआ। हाँ, तो ऐसे सवाल वैसे तो यूपीएससी वगैरह में नहीं, जो जेई मेन वगैरह के पेपर होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। इतना चीज क्लियर हो गया क्या? यहाँ हमारा जो पेंडुलम से रिलेटेड जो भी सवाल थे, क्वेश्चन थे, टॉपिक थे, वो खत्म होते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।